उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, ये कार्यक्रम आपके लिए है। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम उन सभी जानकारियों को आप तक पहुंचाएं जिनका आप लाभ लेकर खेतीबाड़ी के कामों को आसानी से कर सकें और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। आज भी हम कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियां लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। देश में अब तक फसलों की 5,500 किस्में विकसित। खेती किसानी के लिए सहकारिता विभाग का अभियान शुरू। मछली उत्पादन से बढ़ेगी किसानों की आमदनी और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है गेंदा फूल की खेती। खेती और पशुपालन से किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कार्य कर रही है। परिषद ने पिछले कई वर्षों के दौरान फसलों की 5,500 से अधिक किस्में विकसित की हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कहा कि साल 1969 से अब तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फसलों की 5,500 से अधिक किस्में विकसित की हैं। साल 2014 से लेकर 2021 तक पिछले 7 वर्षों में 70 फसलों की 1,575 किस्में विकसित की गई हैं। साथ ही बागवानी फसलों में 288 किस्में विकसित की गई हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में कुल 47 और 25 नई वैक्सीनों को विकसित किया गया है। बीते 7 सालों में अनुसंधान संस्थानों ने यंत्रकरण को बढ़ाने, कठिन परिश्रम को कम करने, खेती किसानी की क्षमताओं में सुधार करने, कटाई में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए 230 कृषि उपकरण विकसित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने साल 2014-15 में कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन योजना शुरू की है, जिसके तहत पिछले 7 सालों में 15,390 कस्टम हायरिंग सेंटर, 360 हाईटेक हब्स और 14,235 कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना की गई है। प्रदेश में सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली को लेकर कई जगह से रजिस्ट्रार सहकारिता को सुझाव और शिकायतें मिल रही है। शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सहकारिता विभाग एक अभियान चला रहा है। सहकारिता विभाग अगस्त और सितंबर माह के दौरान 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों के निरीक्षण करेगा। विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि सहकारी बैंकों के निरीक्षण के लिए विभाग और अपेक्स बैंक के अधिकारियों का संयुक्त निरीक्षण दल बनाया है। निरीक्षण दल केंद्रीय सहकारी बैंकों का निरीक्षण कर रिपोर्ट रजिस्ट्रार कार्यालय को देंगे। उन्होंने कहा कि बैंकों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाया जाएगा। इस अभियान से किसानों से जुड़े काम बेहतर हो सकेंगे। निरीक्षण के दौरान दल बांटी गई ऋण राशि और ब्याज अनुदान पेटे राशि का पुनर्भरण, खातों का मिलान व अंतर संबंधी विवरण, बीमा सहित अन्य कामों को बारीकी से देखा जाएगा। साथ ही बैंकिंग और सोसाइटी अधिनियम की पालना, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति और बांटे गए ऋण वितरण की स्थिति सहित कई बिंदुओं को देखा जाएगा। इस अभियान से किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। मछुआरों और मछली किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने बजट देने की घोषणा की है। बजट से देश में मछली किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने लोकसभा में कहा कि मछुआरों और मछली पालने वाले किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत 24.5 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसकी सहायता से देश में 50 मछली किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे,
जहां बैठकर किसान अपनी फसल की कीमत तय कर सकेगा, साथ ही उत्पादन का मोल भाव भी कर सकेगा। इस राशि का उपयोग किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ उनमें कौशल विकास के लिए खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्थाओं के निर्माण से मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े हुए किसानों और मछुआरों की आमदनी बढ़ेगी। गेंदा फूल की खेती किसानों को कई गुना लाभ दे सकती है। गेंदा फूल की खेती कम खर्च में अधिक लाभ देने के साथ भूमि की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाता है। फूलों की खेती के जानकार विशेषज्ञों का कहना है कि गेंदे की जड़ों से निकलने वाले रसायन से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। जिन खेतों की उत्पादन क्षमता कम है, वहां किसानों को गेंदे के फूल की खेती कर इसे बढ़ाना चाहिए। एक बार खेत में गेंदे के हाइब्रिड बीज लगाने पर साल में 3 बार फूलों की पैदावार ली जा सकती है। इसके अलावा गेंदा फूल की मांग के अनुसार स्थानीय बाजार में इन्हें बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक गेंदा फूल की खेती करते समय सीजन का ध्यान रखा जाना चाहिए। गर्मी में फूल लेने के लिए जनवरी में फूल लगाए जाते हैं। इसके बाद अप्रैल, मई और फिर सर्दी शुरू होने से पहले अगस्त से सितंबर में फूलों की बिजाई की जाती है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्रीन हाउस का निर्माण कैसे करें, क्या है इसकी उपयोगिता, इसका रखरखाव कैसे करें, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है राजेश सैनी जी को। आइए मिलते हैं इनसे। ग्रीन हाउस लोहे की पाइपों से बना एक ऐसा ढांचा होता है जो कि पारदर्शी आवरण से ढका रहता है। अगर पारदर्शी आवरण जो ढकने के लिए आपने काम में लिया, अगर पॉलीथीन है तो नामकरण हो जाता है पॉली हाउस। अगर आपने ढकने के लिए शेड नेट का इस्तेमाल किया तो नामकरण हो जाता है शेड नेट हाउस। अगर आपने ढकने के लिए इंसेक्ट नेट का प्रयोग किया तो नामकरण हो जाता है इंसेक्ट नेट हाउस। अगर ढकने के लिए आपने जो क्लैडिंग मटेरियल काम में ले रहे हैं, अगर ग्लास का इस्तेमाल किया तो नामकरण हो जाता है ग्लास हाउस। ये विभिन्न प्रकार हैं ग्रीन हाउस के। और ग्रीन हाउस के अंदर क्या होता है कि हम वातावरण को नियंत्रित करते हैं और प्रतिकूल वातावरण के अंदर अनुकूल वातावरण प्रदान कर हम उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और उत्पादन पौधे से प्राप्त करते हैं। मुख्य बात ये होती है कि ग्रीन हाउस जो बनाना है तो उसके लिए आपको स्थापना के दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ग्रीन हाउस बनाते समय सबसे पहले तो आपको मिट्टी और पानी की जांच करानी है, और जांच के पश्चात आपको आगे कदम ये रखना है कि उद्यान विभाग से आपको संपर्क साधना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है। और उसके पश्चात जब सैंक्शन हो जाती है एप्लीकेशन, उसके बाद आप ग्रीन हाउस की संरचना करने की शुरुआत करते हैं। जगह का चुनाव एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। आमतौर पे जो खेत में ऊंचाई वाली जगह होती है वहीं पे आपको ग्रीन हाउस बनाना चाहिए। जो निचली जगह है वहाँ पर आमतौर पर क्या होता है, बरसात के दिनों में पानी भरने की आशंका रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये होता है कि जो आपका जो ढांचा है वो एरोडायनेमिक होना चाहिए, जिससे कि तेज हवाओं के दौरान स्ट्रक्चर को बचाया जा सके। ग्रीन हाउस में जो आपने ढकने के लिए जो क्लैडिंग मटेरियल इस्तेमाल रहते हैं उसके हिसाब से नामकरण हो जाता है। और अगर आप पॉली हाउस की संरचना कर रहे हैं तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जब पॉली हाउस की संरचना करते समय आप वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें। पानी जो बरसात का जो पानी है वो एक तरह का अमृत है। पानी की कमी हर जगह महसूस की जा रही है, पानी बिन सब सून सब जानते हैं। ऐसे में बेहद ये जरूरी हो जाता है कि आप जो बरसात का पानी है उसका संरक्षण करें। उसके लिए क्या है, आप जो पॉली हाउस के ऊपर जो बरसात का पानी गिरता है उसको गटर के जरिए, पाइप के जरिए आप जमीन पे उतारते हैं और उसको मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप फार्म पॉन्ड, उसमें एकत्रित कर सकते हैं और वर्ष भर उस अमृत का इस्तेमाल आप खेती के लिए कर सकते हैं। जो क्लैडिंग मटेरियल आपने पॉलीथीन इस्तेमाल किया तो पॉलीथीन के अंदर विशेष प्रकार के गुण होने चाहिए, जैसे कि उसमें डिफ्यूज़न, IR कूलिंग। हमारा जो प्रदेश है आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे उच्च तापमान रहता है और इंफ्रारेड किरणें ज़्यादा आने की वजह से हमारे यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है। और इंफ्रारेड कूलिंग अगर पॉलीथीन के अंदर ये गुण होता है तो 2 से 3 डिग्री तापमान को हम कम कर पाते हैं। हमारी जो माइक्रोन है पॉलीथीन की वो 200 माइक्रोन की होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और UV स्टेबलाइज्ड होनी चाहिए। पैराबैंगनी किरणें आमतौर पर हमारी फसल को नुकसान करती है, इसलिए हमको पैराबैंगनी किरणों को हमारी जो पॉलीथीन है वो या तो अवशोषित कर ले या उसको परावर्तित कर दे। तो ये सारे गुणों का समावेश अगर हमारे ग्रीन हाउस के अंदर पॉली हाउस के अंदर होगा तो हमारे पॉली हाउस के अंदर अच्छी खेती हो सकती है। वहीं अगर मैं कहूँ कि कट फ्लावर की अगर मुझे खेती करनी है तो किसान को ये तय करना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वो पॉली हाउस बना रहा है तो किस चीज़ के लिए बना रहा है।
अगर उसको कट फ्लावर की खेती करनी है, खास तौर से डच गुलाब की खेती करनी है, तो उसकी जो पॉलीथीन है उस पॉलीफिल्म में एक गुण और होना चाहिए जिसको बोलते हैं हम एंटी सल्फर, सल्फर प्रतिरोधी गुण भी उसमें होना चाहिए, उसका समावेश होना चाहिए। अगर वो सब्जी कर रहा है तो उस गुण की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बोले सब्जी ही करनी है उसको, तो वो शेड नेट का इस्तेमाल भी कर सकता है। जो ढकने के लिए जो शेड नेट काम में ले रहा है वो 50% वाला शेड नेट होना चाहिए। हरे रंग का भी हो सकता है, सफ़ेद रंग का भी हो सकता है, और यूवी स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। अगर आप नर्सरी करना चाहते हैं तो आप शेड नेट के अंदर भी नर्सरी कर सकते हैं, और अगर आपको सब्जियों की नर्सरी करनी है या आयुर्वेदिक औषधियों की नर्सरी करनी है, जंगलात वाले पौधे तैयार करने हैं या फल वाले पौधे तैयार करने, तो आप शेड नेट के अंदर तैयार कर सकते हैं। वहीं अगर आपको डच गुलाब की टॉप ग्राफ्ट्स तैयार करने हैं और वर्षभर तैयार करने हैं, तो ऐसे में ज़रूरत पड़ती है आपको फैन पैड सिस्टम की, जिसमें ये एक प्रकार का ढांचा होता है जिसमें एक तरफ पैड लगा होता है, एक साइड फैन लगा होता है, और बीच के अंदर टेबल रखी जाती है, और टेबलों के ऊपर हीटिंग सिस्टम और कूलिंग सिस्टम दोनों होते हैं। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे कूलिंग सिस्टम यानी फैन पैड सिस्टम काम आता है, और जब सर्दियाँ ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हीटिंग सिस्टम काम आता है। को समझकर हमें आगे बढ़ना है, और किसान भाइयों को ग्रीन हाउस लगाने से पहले ये तय कर लेना बेहद आवश्यक होता है कि उसे करना क्या है, और उसके पश्चात ही उसे आगे बढ़ना चाहिए। जब हम डच गुलाब की खेती करते हैं तो डच गुलाब की खेती करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमें ड्रिप लाइन बिछानी है वो इनलाइन ड्रिपर्स लगते हैं। वहीं सब्जियों की खेती करते हैं वहाँ पे भी हम इनलाइन ड्रिपर्स का इस्तेमाल करते हैं, और उस समय जो भी हमें, अगर मुझे खीरे की खेती करनी है, मुझे अगर बेल वाले टमाटर लगाने हैं, मुझे उसमें रंगीन शिमला मिर्ची लगानी है, चाहे वो पीले रंग की हो, लाल रंग की हो, बैंगनी कलर की हो, या नारंगी कलर की हो, या हरे रंग की हो, तो उस समय मुझे सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। उस समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो सपोर्ट सिस्टम हमें प्रोवाइड करना है ग्रीन हाउस के अंदर, उसके अंदर जो तार है वो हमारी 12 गेज की होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और उसके पश्चात हमें आगे बढ़ना है। वहीं अगर आपको सब्जियों की खेती करनी है तो आपके अंदर जो पॉली हाउस के अंदर जो फवारे लगे होते हैं, उसको अंदर की तरफ जो फवारे होते हैं उसको फॉगर कहते हैं, 4 वे फॉगर्स बोलते हैं उसको, वो सब्जियों में काम आते हैं। वहीं अगर मुझे गुलाब की खेती करनी है, डच गुलाब की खेती करनी है, तो मुझे वो फॉगर्स की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी जगह मुझे मिस्टर्स की आवश्यकता होती है, जो बेड बनाते हैं हम, बेड के ऊपर जो पौधे लगाते हैं तो पौधों के बीच में हमें मिस्टर्स देने पड़ते हैं, जिससे कि हम आर्द्रता और तापमान को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये व्यवस्थित किसान को ये पता होना चाहिए कि उसे करना क्या है, किस चीज़ का तरफ रुख करना है। अगर सब्जियां करनी है तो उसके हिसाब से उसको ध्यान में रख के अपना ग्रीन हाउस बनाना है। अगर उसे फूलों की खेती करनी है तो उस हिसाब से ग्रीन हाउस बनाना है। अगर उसे नर्सरी तैयार करनी है तो उस हिसाब से उसको ढांचा तैयार करना है। इस चीज़ों का सब ख्याल रखना होगा, और साथ में किसान को ये भी आवश्यक हो जाता है कि वो ये स्थापित करने से पहले ट्रेनिंग ले, ताकि उसको पूरी टेक्निक उसे मालूम हो कि किस तरीके से उसमें खेती की जानी है और कहाँ पे वो अपने उत्पाद को बेचेगा। पॉली हाउस के अंदर क्या होता है कि हमारे जो प्रदेश में गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, उस समय हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो छत होती है, पॉली हाउस की जो छत होती है, उसके ऊपर भी फवारे लगाने बेहद आवश्यक हो जाते हैं, जिसको कि हम रूफ टॉप फवारे कहते हैं। जिससे कहा यह जाता है कि हम जब छत के ऊपर वो फवारे चलाते हैं तो उससे बौछार होती है पानी की, और छत अगर ठंडी है तो ऑटोमेटिकली अंदर भी ठंडक होगी। ये इस अभिप्राय से हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अंदर एक स्क्रीन होती है, पॉली हाउस के अंदर एक स्क्रीन लगाई जाती है, टॉप स्क्रीन, जिसको जब हमें तापमान कम करना होता है, हमें प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करना होता है, तो उस स्क्रीन को, जो कि 50% वाली होती है, उसको हम फैला देते हैं। इस तरीके से अगर हम सारा नियंत्रित करते हैं, तापमान, आर्द्रता, वायु का आवागमन और साथ में प्रकाश की तीव्रता, इन सब चीज़ों को, तापमान को, सबको नियंत्रित करते हैं, तो हम उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और उत्पादन दोनों लेने में सक्षम होते हैं। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी अपने आप में एक प्रकार की लाभप्रद टेक्नोलॉजी है। इसको अपनाकर हम ऑफ सीजन जो होता है, बेमौसमी सब्जियां हैं, उनकी पैदावार ले सकते हैं, और उसमें क्या होता है कि आप उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और उत्पादन दोनों प्राप्त कर पाते हैं, ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर पाते हैं। और मार्केट में जब बेमौसमी सब्जियां जाती हैं तो उसका बाजार भाव अच्छा मिलता है हमेशा, तो हमेशा किसान को ज़्यादा मुनाफा होता है। इसके अंदर हम तापमान, आर्द्रता, वायु का आवागमन, प्रकाश की तीव्रता, सब कुछ हम कृत्रिम रूप से उसमें नियंत्रित कर पाते हैं। और इसमें अगर हम देखें, खुले में जो आप खेती कर रहे हैं, 1 हेक्टेयर में जो खेती करके मुनाफा हासिल करते हैं, उतना आप 1008 वर्ग मीटर का ग्रीन हाउस बनाकर उसमें उतना उत्पादन और मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी है वो इसको स्वरोजगार के रूप में अपना सकती है। आज शहरों की तरफ लोगों का रुख ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से शहरों पे ज़्यादा दबाव बढ़ रहा था, परंतु जब से ये नई तकनीक आई है तो लोगों ने अपने खेतों में ग्रीन हाउस बनाकर, इस
संरक्षित खेती के ढांचे बनाकर वहां पर खेती करना चालू किया और ये एक तरह से लाभप्रद खेती है, मुनाफे वाली खेती है। जब से ये संरक्षित खेती आई है, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में आई है, लोग इसकी तरफ युवाओं का रुझान बढ़ा है और लोग इसमें बढ़ चढ़कर इसकी स्थापना अपने खेतों पे कर रहे हैं और इसमें खेती कर रहे हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। इसमें जो युवा कृषक भाई हैं, ये तकनीक को अपने खेतों में अपनाकर न केवल अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं, मुनाफा बढ़ा रहे हैं, बल्कि आसपास के लोगों को, गांव के लोगों को इसको लगाने के प्रति प्रेरित कर रहे हैं और उनको रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। ग्रीन हाउस लगाना एक काम है। ग्रीन हाउस बनाकर कंपनियां चली जाती हैं, किसान को उसके अंदर खेती करनी है, कैसे खेती की जा सकती है वो उसको पूर्ण रूप से उसको प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। किसान ग्रीन हाउस लगाने से पूर्व जगह जगह जाके इस प्रकार की तकनीक को समझे और पूर्ण मन बन जाए कि मुझे ये करना है, उसके पश्चात ही ग्रीन हाउस लगाए। साथ ही ये भी देखा गया है कि ग्रीन हाउस लगाने के पश्चात अगर आप रखरखाव किसी चीज़ का नहीं करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा समय तक चलती नहीं है। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ग्रीन हाउस जो है, आपने जो ढांचा तैयार किया है उसका सही ढंग से रखरखाव किया जाए। तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि आमतौर पर हम देखते हैं, जब ग्रीन हाउस देखने विजिट करने जाते हैं तो हम देखते हैं कई बार ग्रीन हाउस की पॉलीफिल्म फट गई है। तो आमतौर पर जो किसान है वो बाज़ार से स्टेशनरी से जो चिपकाने वाली टेप होती है सिंपल, वो लाके चिपका देता है, कुछ समय चलती है, उसके बाद फिर हट जाती है। पर किसान को करना क्या है, सही मायने में उसे यूवी स्टेबलाइज टेप का इस्तेमाल करना है जब भी पॉली हाउस फट गया उसको चिपकाने के लिए, और बाजार में ये उपलब्ध है। अगर फिर भी उसको दिक्कत आती है तो जिस ग्रीन हाउस कंपनी ने ग्रीन हाउस बनाया उससे संपर्क साधे और उससे वो जो यूवी स्टेबलाइज टेप है उससे प्राप्त करके उसको लगा सकता है। वहीं ग्रीन हाउस जो है, जो आपने शेड नेट हाउस काम में लिया है, चाहे वो हरे रंग का हो या सफ़ेद रंग का हो, उसमें कई बार क्या होता है वो फट जाता है नेट। उस नेट को फटने के पश्चात आपको तुरंत सिलना है और सिलने के लिए जो धागा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आमतौर पे किसान जो है सिंपल धागे का इस्तेमाल करता है जो ज़्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रहते। वहीं किसान को मैं ये कहूँगा, किसान भाइयों को, कि भाई आपको जब सिलना है तो आप यूवी स्टेबलाइज धागे का इस्तेमाल करें ताकि एक बार आपने सिल दिया तो लंबे समय तक वो टिकाऊ रहे। आमतौर पर हमारे क्षेत्र में कई बार आंधियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारे पॉली हाउस को या शेड नेट हाउस को नुकसान होता है। तो जब भी कभी आंधियाँ आएँ तो सबसे पहले आपको पर्दे गिराने, कर्टेन डाउन करने, फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आंधी चली गई उसके बाद आपको पूरे पॉली हाउस के चारों तरफ चक्कर लगाना है और उसके बाद आपको देखना है कि पॉली हाउस में कोई नुकसान तो नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है कहीं पे जिग-जैग स्प्रिंग, इसमें जो पॉलीथीन को फिक्स करने के लिए जो स्प्रिंग ली जाती है काम में, उसको एल्युमिनियम पट्टी और जिग-जैग स्प्रिंग कहते हैं। आमतौर पे ये जो जिग-जैग स्प्रिंग होती है वो जीआई की बनी हुई होनी चाहिए और अगर वो ढीली हो गई है तो उसको आपको खोलना है, फिर वापस लगाना है। पॉलीफिल्म अगर आंधी के बाद ढीला पड़ गया है तो आपको उसको खींच के वापस बंद करना है टाइट से। पॉलीथीन जितना टाइट आप रखोगे उतना ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा। अगर उसमें हवा जगह कर गई तो फटने का अंदेशा रहता है। वहीं अगर आपकी शेड नेट अगर आप लगा रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको शेड नेट को ढीला रखना है ताकि हवा के साथ वो हिल डुल सके। अगर उसको टाइट किया तो वो टूट जाए, फट सकता है। वहीं ग्रीन हाउस, ये पॉली हाउस को अगर आपने ढीला छोड़ा तो फट सकता है। दोनों में ये फ़र्क है, तो आपको ये सावधानियाँ रखनी है। फिर अंदर कई प्रकार की हमें कर्टन हैंडल होते हैं, उसमें आपको ग्रीसिंग करना है। दरवाजे हैं उसमें ग्रीसिंग करना है। आपके जो रूफ टॉप पे जो आपके स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, अंदर जो आपके फॉगर्स लगे हुए हैं, या अगर आप फूलों की खेती कर रहे हैं, गुलाब की खेती कर रहे हैं, मिस्टर लगे हुए हैं, ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है, फर्टिगेशन के लिए जो आपने सैंड फिल्टर लगे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को समय समय पे आपको साफ़ सफाई करनी है। जब ड्रिप लाइन है, ज़्यादा समय हो गया है, उसमें साल्ट डेपोजिशन हो जाता है, उसमें उसकी वजह से उसके जो छिद्र है वो बंद हो जाते हैं। उसके लिए आपको उसमें एसिड ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आमतौर पे एसिड के रूप में नाइट्रिक एसिड या फॉस्फेरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु यहाँ मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जब भी वो इस प्रकार का एसिड ट्रीटमेंट पहली बार करते हैं तो वो उस कंपनी के अधिकारियों को बुलाएं, उन टेक्निकल स्टाफ को बुलाएं जिन्होंने वो ग्रीन हाउस में उनकी जो ड्रिप लाइन बिछाई है, ताकि उनके सामने वो कर सके और अगली बार उनसे सीखकर वो स्वयं भी कर सकते हैं। अगर पहली बार में वो खुद करने जाएंगे तो गलती कर बैठेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनको ध्यान में रखनी है। साथ में ही आपके जो स्क्रीन है उसके अंदर जो आपकी मोटर लगी हुई है, कई जगह ऑटोमेटिक स्क्रीन को बंद करना और खोलना, ये दोनों कार्य किए जाते हैं। उस समय आपको क्या करना है, मोटर को भी टाइम पे आपको ग्रीसिंग करनी है। ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो ढांचा है वो लंबे समय तक चलेगा और आप बेकार के जो अनवांटेड जो खर्चे हैं उनसे आप निजात कर पाएंगे। किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि परंपरागत खेती को छोड़ें, क्योंकि परंपरागत खेती घाटे का सौदा है। अगर आपको इसे लाभप्रद बनाना है तो आपको हाईटेक खेती की ओर अग्रसर होना पड़ेगा और इस प्रकार के पॉली हाउस, शेड नेट हाउस बनाकर उसमें खेती करनी होगी।
और साथ ही क्या है कि जब भी आप इस तरह की हाईटेक खेती करने की सोचते हैं तो सबसे पहले प्रशिक्षण लेना बेहद ज़रूरी होता है। जैसे ही आप प्रशिक्षण ले लेते हैं तो आधी जीत आपकी वहीं हो जाती है, क्योंकि प्रशिक्षित आदमी कम गलतियां करता है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस प्रकार के जो ग्रीन हाउस लगाने हैं और उसमें खेती करनी है तो आप अपने नज़दीकतम जो उद्यान विभाग है, कृषि विभाग है, वहाँ पे जाके संपर्क साध सकते हैं और वहाँ पे विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। सरकार के द्वारा इस पे अनुदान भी दे है, उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़कर, युवा वर्ग इससे जुड़े, क्योंकि इसमें मान है, सम्मान है, पैसा है, मुनाफा है और साथ में आप प्रेरणा के स्रोत बनते हैं और लोगों में आपकी पहचान होती है। अंत में मैं कहूँगा हाईटेक खेती फ़ायदे का सौदा है, ग्रीन हाउस लगाएं, मुनाफा कमाएं। किसान भाइयों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम में क्या कुछ आप देखना चाहते हैं, क्या है आपके सुझाव? यदि आपने कोई नवाचार किए हैं तो आपके नवाचारों से सभी किसान भाइयों को वाकिफ़ होना चाहिए, तो आप हमें वो भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, DD राजस्थान, झालाना ढूंगरी, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, आज सिर्फ इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।